ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक देखा था? हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ओके, ये वाला पार्ट देखा था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। मीन्स योर पॉइंट नंबर 1.2.3, ओके। यहाँ से आपके फर्स्ट लेसन में हमें डिस्कशन शुरू करना है, ओके। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस, स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को अच्छे से? Yes, ma'am. गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। आपके लेसन में जो है वो ये पार्ट आपको अच्छे से पता है पहले से, ओके, पर फिर भी थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं। सो स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। नाउ टेल मी, आपको जब आप स्टेट ये वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट डू मीन बाय दिस स्टेट? यस, In which form it is? के फॉर्म, इसको ही एक अच्छा नाम है हमारे केमिस्ट्री में, फेज, ठीक है, इसको ही हम फेज कहते हैं। सो देयर आर नॉर्मल 3 फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। ये 3 फेजेस होते हैं एंड डिटेल में हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले, आई थिंक चैप्टर नंबर 10 में, ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड, लिक्विड और गैस की, वो क्या है कि ये आपने सीखा है पहले ही कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं ना, तो सॉलिड में वो क्लोजली सिचुएटेड होते हैं, एकदम क्लोजली, ठीक है, बिल्कुल भी वो एक दूसरे से दूर नहीं होते, एकदम क्लोजली वो एक दूसरे को अटैच्ड होते हैं, राइट। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उनमें डिस्टेंस आ जाता है। और गैस में तो बिल्कुल बहुत ही डिस्टेंस होता है, ओके। ये मेनली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है कर सकते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या जरूरी है? हीट जरूरी है, राइट। जब आप हीटिंग कंटिन्यू करते हो तो आप सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब आप गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको कूलिंग नेसेसरी है, ठीक है, कूलिंग नेसेसरी है। हर एक ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको एक एक नाम है, राइट। हर एक फेज को एक नाम दिया होता है, ओके। बता सकता है कोई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? Melting. राइट, इसे हम कहते हैं इट इज मेल्टिंग, ओके। चलो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? Vaporizing. ओके, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे बोलो मुझे, गैस को लिक्विड में करना है तो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? Condensation. राइट, कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड को सॉलिड में करना है कन्वर्ट तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? Freezing. ओके, इट इज फ्रीजिंग। तो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर्स पे होता है, ओके। हर एक पर्टिकुलर जो सॉलिड होता है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वेपोराइजेशन होता है उसका। तो अकॉर्डिंगली दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, ओके। ये पॉइंट्स क्या होते हैं? इट्स नथिंग बट द पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीवमेंट, ओके, at which they are going to convert from one phase to another phase, ठीक है। सो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टाइटली हेल्ड होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके पास एक परफेक्ट ऑर्डर होती है, शेप होता है। लिक्विड के पास और गैस के पास शेप नहीं होता है, और वो क्या करते हैं एक दूसरे, मतलब ऐसे मूव, फ्रीली मूविंग होते हैं वो। और गैस में एक आपको एक पर्टिकुलर बात देखने को मिलती है कि गैस के जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, तो while moving they कोलाइड विथ ईच अदर, ओके, एक दूसरे के साथ वो कोलाइड करते हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये भी इसके साथ करता है, ये इसके साथ करता है, ओके। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो वो ये जो कंटेनर है ना, फॉर एग्जांपल, उसके वॉल को भी जाके टकराता है वो, वॉल को भी जाके, और कैसे भी, हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि वो
इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये अगर आप इनका पाथ ट्रैक करते हो ना, तो आपको समथिंग लाइक अगर ये एक आपका मॉलिक्यूल है तो कहीं पे भी जाके टकरा सकता है, कहीं पे भी। ओके, कहीं पे भी जाके ऐसे टकरा सकता है। तो इस मोशन को क्या कहते हैं? दिस पर्टिकुलर मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ओके, इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, कहीं पे भी जाके टकराता है। और सिंपलर वर्ड्स में, एक कॉमन टंग में इसे जिगजैग मोशन भी कहा जाता है। जिगजैग मोशन, कहीं पे भी जाके टकराता है। तो ये गैस की प्रॉपर्टी है। ओके, ये आप गैस में देख सकते हैं, राइट। तो ये 3 स्टेट्स है मैटर के, एंड दे आर इंटर कन्वर्टिबल। ये हमने देखा, देखो यहाँ पे ऐसे इंटर कन्वर्जन इसका हो सकता है। एंड प्रेशर के और टेम्परेचर के, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जैसे जैसे चेंज होता जाता है वैसे वैसे इन फेजेस में या मैटर में चेंज होता है। ओके, गॉट दिस पॉइंट? इट वाज वेरी सिंपल। मैम हाँ, यस मैम ब्राउनिंग मोशन सिर्फ गैसियस स्टेट में प्रोसेस होता है क्या? यस यस यस, ब्राउनियन मोशन आपको गैसियस फेज में ही देखने को मिलती है। बिकॉज गैस में क्या होता है ना, कि गैस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उन एकदम फ्रीली मूव करते हैं उनके। हाँ, और एक बात आपको बताती हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, अगर आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करनी है, तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। लिक्विड में वो थोड़ा सा कम होता है, और गैस में बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब थोड़ा सा होता है, पर इट इज इक्वल टू निग्लिजिबल। तो बिल्कुल ही इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, और वो ऐसे ही भटकते फिरते हैं। दैट्स व्हाई दिस ब्राउनियन मोशन वी कैन ऑब्जर्व इन केस ऑफ ओनली गैस। ओके, यस। ओके, गुड। सो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ये जो मैटर्स होते हैं, मैटर क्या होता है कि इट इज द प्रिंसिपल कंपाउंड, और यू कैन से इट इज द फाउंडेशन कंपाउंड फ्रॉम विच एवरी सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड। ओके, कुछ भी मैटर मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। ओके, तो ये जो मैटर्स है इनको ही हम ये 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ठीक है, तो मैटर्स के स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। तो हर एक मैटर का हर एक प्रॉपर्टी होता है अलग अलग, एंड वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, सो जब मैटर की कोई भी प्रॉपर्टी होती है ना, कोई भी प्रॉपर्टी, मैटर की जब कौन सी भी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का जब आप मेजरमेंट लेते हो, ओके, जब आप उसका मेजरमेंट लेते हो, कंसिडर मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर दैट कंपोनेंट। ओके, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो फॉर एग्जांपल आपने सोडियम एटम का मेल्टिंग पॉइंट लिया, तो ये डिफाइंड है। ओके, तो जब इसका आप मेजरमेंट लोगे, तो आप उस मैटर के बारे में कुछ बोल सकते हैं, राइट। सो कलर है, ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ओके, ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज होते हैं। सो देर आर 2 टाइप्स, वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड अनदर वन इज नथिंग बट केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कौन से प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो फिजिकल पॉइंट में ये सब आया, कलर, ओडर, ओके, देन ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। जिस प्रॉपर्टी से फिजिकल चेंज होता है ना, सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन में चेंज आता है या उसके फॉर्मेट में चेंज आता है, तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट। सो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो व्हेन यू एक्सपोज दैट पर्टिकुलर मैटर इन विथ सम अनदर केमिकल, ओके, तो क्या चेंज होता है उसके कंस्टिट्यूएंट्स में, क्या चेंज होता है, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा। केमिकल कंपोजिशन में कैसे चेंज आएगा, तो दैट विल बी केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो वो क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है कि नहीं, ओके,
देन उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर नहीं दिया तो भी चलेगा, हीट रिलीज करेगा या नहीं, या वो सम काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है कि नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, ओके, उसके लिए कितनी एनर्जी लगी, तो ये जो सारे हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज। आया समझ में डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. So now we were discussing about this measurement. Okay, so measurement क्यों important है, ताकि उस measurement से आप analysis कर सकते हैं। ठीक है, analysis of particular component, और जब analysis करोगे तब भी आपको पता चलेगा कि इसमें exactly है क्या, right? So इस मेजरमेंट्स, ये जो मेजरमेंट्स है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी यूनिट में ही हम कह सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हैज दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, तो और उनका जो कंपैरिजन है, जैसे देखो आपने आपने जैम, फ्रूट जैम खाया आप लोगों ने, ओके, एंड पूछा आपको किसी ने, ओके, सो हाउ मच स्वीट इज दैट, वो जो फ्रूट जैम है, कंसिडर मैंगो जैम, तो वो कितना स्वीट है, ये अगर पूछा, या सिर्फ इतना ही पूछा कि वो स्वीट है कि नहीं, स्वीटनेस उसमें है कि नहीं है, ऐसा अगर किसी ने आपको पूछा, तो यू हैव सम स्टैंडर्ड ऑफ स्वीटनेस। ओके, हर एक आदमी की स्वीट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग होती है, मुझे ज्यादा स्वीट पसंद है तो मुझे थोड़ा सा एक हायर लेवल चाहिए उसका, तो जब वो पर्टिकुलर कंपोनेंट उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, देन आई विल से दैट यस इट इज स्वीट। और अगर स्वीटनेस कम है उसमें, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से कम है, तो आई विल से दैट इट इज नॉट दैट मच स्वीट, और इट इज नॉट नॉट स्वीट एट ऑल। ओके, नमक का भी वैसी है, अगर आपने वेजिटेबल्स में नमक डाल दिया, आपके सब्जी में आपने उसमें नमक डाल दिया, राइट, तो उस नमक में आपने तो डाला है, चम्मच भर के डाला है, पर आपकी सब्जी बर्तन भर के है ना, तो वो फुलफिल नहीं कर सकता वो रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है। ओके, उसके लिए क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एंड ऑलवेज वी शुड फुलफिल दैट स्टैंडर्ड। ओके, तो ये स्टैंडर्ड हम यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं हर एक काइंड, हर एक प्रॉपर्टी। ओके, तो व्हेन योर वैल्यू, ओके, आपने क्या कर दिया, आपके पास एक कंपोनेंट है, आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट मेजर किया, आपने उस पे कुछ टेस्ट कर दिया, ओके, पर एवरी टाइम यू हैव सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, और ये जो स्टैंडर्ड है ना ये बनाना पड़ता है। ओके, और ये स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, ये उसके दो प्रॉपर्टीज है, वन, वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कि जब आप स्टैंडर्ड के साथ कोई रिएक्शन करोगे तो वो वैसे की वैसे आनी चाहिए। ओके, रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब क्या, रिपीटिशन जब आप करते हो ना तो रिजल्ट सेम आने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ऐसा आया कल वैसे आया, उसको स्टैंडर्ड नहीं कहते। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इज इट इज अनचेंजेबल। ओके, दैट इज अनचेंजेबल, और अनचेंजिंग कहूँ उसे, तो वो कैसा होना चाहिए, अनचेंजिंग होना चाहिए, राइट, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, स्टैंडर्ड हमेशा स्टैंडर्ड ही होता है। ओके, तो उसमें चेंज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। So there are many properties which are studied, okay, with respect to analysis. So such as mass है, okay, temperature है, volume है, area है, time है, length है, तो ये सारे properties जो है वो study किए जाते हैं, okay, और इनके एक नंबर होते हैं, right, उनके क्या होते हैं, एक नंबर होते हैं, तो consider that मैंने कहा 20, okay, मेरे पास एक सॉल्ट है फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट, एंड मैंने कहा 20, तो आप कहोगे अरे भैया 20 है क्या, एग्जैक्टली 20 टेम्परेचर पे ये मेल्ट होने वाला है, या 20 इसका कुछ मेजरमेंट है, क्या है एग्जैक्टली 20 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कैसे समझेगा, हाँ, इस नंबर से कोई पता नहीं चला, ऑफ कोर्स इट इज वैल्यू, पर इस वैल्यू से कुछ नहीं समझेगा ना हमें, तो उसके लिए हमें क्या नेसेसरी होता है, हमें उसके लिए एक प्रॉपर्टी या बताने वाला एक फैक्टर नेसेसरी है, और उसे हम कहते हैं यूनिट। ओके, जब मैं कहती हूँ 20 ग्राम्स, तो हमें पता चलता है आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स वेट,
जब मैंने कहा 20 डिग्री सेल्सियस, देन आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स टेम्परेचर, राइट। अगर मैंने कहा इसमें 20 मीटर क्यूब, देन आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स एरिया, राइट। मैंने कहा 20 एटमोस्फियर्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स प्रेशर, राइट। तो ऐसे ये पता होना चाहिए। अगर मैंने कहा 20 रो, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स डेंसिटी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट, ओके। फिर यूनिट की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आपके बुक में दी है कि यूनिट इज criteria, the arbitrarily decided and universally accepted standards are called as units. Units are nothing but standard. Given है 1 kg मतलब कितने ग्राम, गिवन है सारा, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ओके। तो इनके सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं उनके। कौन से सिस्टम्स होते हैं? वन इज SI यूनिट, वी नो दैट, ओके। SI यूनिट एक होता है। देन उसमें कुछ आपके गिवन होते हैं कि SI यूनिट में उसे आप क्या कहेंगे, आप उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो ये होता है। देन अनदर वन इज CGS यूनिट, CGS यूनिट। देन थर्ड वन इज वेरी फेमस MKS यूनिट, ओके। तो ये यूनिट्स होते हैं अलग अलग। तो SI का फुल फॉर्म पता है क्या क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक्चुअली उल्टा बोलते हैं वो, ठीक है। आपने कहा वो सही है, पर उल्टा बोलते। FPS भी है, FPS यूनिट्स ये भी होता है, ओके। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज SI यूनिट, ओके। और ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेड है। देन CGS का क्या है? Centimeter, gram and second. हाँ, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। देन FPS का क्या है? दिस वन, मीटर Feet, किलो pounds and second. ओके। एंड MKS का? मीटर किलोमीटर सेकेंड। हाँ, मीटर, किलोमीटर एंड सेकंड, ओके। सो ये इनका फुल फॉर्म होता है, और ये सारे प्रैक्टिस में है। पर सबसे ज्यादा अगर हम किसकी प्रैक्टिस करते हैं तो SI की करते हैं और CGS की करते हैं, ओके। तो ये सबसे ज्यादा क्या है, प्रैक्टिस में है, और हम इनका यूज करते हैं, राइट। देन SI यूनिट्स के बारे में आप लोगों ने लिखा है, तो इसकी जर्नी आप पढ़ सकते हो। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, इनकी एक अच्छी वेबसाइट भी है, इनके ब्लॉग्स है अलग अलग, इनके रिपोर्ट्स बनते हैं, ओके। तो इसके बारे में नेट पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप ये यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, SI यूनिट, ओके। तो 18th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था, एंड ये बहुत ही कन्वीनियंट थी, इसलिए सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ओके। सो 7 यूनिट्स है इसके, बेसिक यूनिट्स। सो ये हमें पता होने चाहिए। इसमें मतलब दैट दैट डजंट मीन दैट कि सिर्फ 7 यूनिट्स के बारे में ये बात करता है, बट दे आर फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। तो आपका टेबल देखो, आप टेबल 1.1, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स दिए हैं, उसमें से वन है लेंथ, ओके। हाँ, सिंबल्स देखते हैं, उसके सिंबल्स के बारे में लिखते हैं। लेंथ है, देन मास है, ओके। देन टेम्परेचर है, सॉरी टाइम है, देन इलेक्ट्रिक करंट है, ओके। देन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, देखो स्मॉल टी एंड कैपिटल टी डिफरेंस समझो। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ओके, उसको I भी कहा जाता है। तो ये 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और बेसिक यूनिट्स हैं। तो मीटर है, लेंथ मीटर में लेते हैं, यूनिट क्या है उसका, मीटर में लेते हैं। मास जो है वो केजीज में लेते हैं, ओके। देन आपका जो टाइम है वो सेकेंड्स में होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एम्पियर्स में लेते हैं। देन टेम्परेचर जो है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, वो केल्विन्स में लेते हैं, ओके। जो N है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो मोल में लिया जाता है। अब एक बात समझो यहाँ पे, अगर एक्चुअल स्पेलिंग इसका MOLE मोल है, ओके, MOLE मोल, पर जब आपको एज अ यूनिट उसको यूज करना है ना, एज एन यूनिट, तो आपको MOL ऐसा लिखना पड़ेगा, ओके। MOL, जैसे किलोग्राम ऐसा स्पेलिंग है, पर किलोग्राम को आप क्या करते हो, केजी, वैसे ये बात है। मोल एक्चुअल स्पेलिंग है,
पर जब यूनिट्स में आता है तो MOL आता है। ओके, एंड देन ल्यूमिनस ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसे कैंडेला ऐसा नाम है, तो CD ये उसका यूनिट। तो क्या कैपिटल है क्या स्मॉल है ये समझो। हाँ, के हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। दिस T कहाँ गया, हाँ ये वो टेम्परेचर ये कैपिटल होना चाहिए, ये जो टाइम है ये स्मॉल ही होना चाहिए। अगर आपने T लिखा तो इसका मतलब टेम्परेचर होता है, पर आपको अगर टाइम कहना है तो उसको स्मॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें समझो। तो अब यहाँ पे आपको ये जो बेसिक यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, राइट, और उसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। सिंपल बात है ये बहुत ही। सो कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़ने हैं? मास एंड वेट एक है, लेंथ है, वॉल्यूम है एक, ओके, देन वॉल्यूम हो जाने के बाद क्या है, डेंसिटी है, ओके, एंड टेम्परेचर। तो ये 5 बेसिक प्रॉपर्टी है। आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो बाद में, पर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ, तो ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मास है, मास है एंड वेट है, राइट, मास है एंड वेट है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? Mass Mass the is amount. always constant at each and every single place, and weight varies from point to point. Okay, is everyone agree with this? Yes, ma'am, but it is not the definition. So what's the definition of mass then? Mass is the volume of substance present, and the weight is the force of attraction of gravity towards no, force of gravity which attracts that object. Okay, so now tell me, अब हम अर्थ में है, अर्थ पे है, तो यहाँ पे मेरा वेट है फॉर एग्जांपल 50 kg, ओके, तो अगर मैं मून पे जाती हूँ या मार्स पे जाती हूँ तो मेरा क्या चेंज होगा, मास चेंज होगा या वेट चेंज होगा? Weight. Weight. ओके, वेट। सब लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं है कि वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पोजीशन पे कौन डिपेंड होता है, ये वेट डिपेंड होता है, मास नहीं। ओके, मास ये इंडिपेंडेंट है, पोजीशन देन आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इस सब से ये मास कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एंड वेट डिपेंडेंट होता है। वेट varies because of the gravitational attraction of the earth, okay, and also the body varies with the distance from the center of the earth। जो आपकी अर्थ है ना, उसका जो कुछ भी सेंटर आता है और सरफेस पे जो कुछ भी खड़ा है, उनके बीच जो फोर्स अट्रैक्ट करेगा ना, जो फोर्स काम करेगा, उस पर डिपेंड है कि वेट कितना आएगा। पर मास को इतना ऐसा कुछ होता नहीं है, मास जो होता है वही होता है। ओके, सो ये आपको सबको पता है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है मैटर, मतलब मैटर एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके पास कोई तो मास, राइट, तो एग्जिस्टेंस में है वो, इसलिए उसके पास कोई ना कोई मास है ही। ओके, तो इसे बोलते हैं इनहेरेंट, उसने एक्वायर्ड नहीं किया। देयर आर टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, कीप दिस इन माइंड, वन इज एक्वायर्ड, ओके, एंड अनदर वन इज इनहेरिटेड। तो इनहेरिटेड मतलब क्या, पहले से प्रेजेंट है, उसको कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि वो ट्राई करेगा फिर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगी। ओके, वैसे एक्वायर्ड का नहीं है, एक्वायर्ड को प्रॉपर्टी बाद में आती है उसके अंदर, पहले से प्रेजेंट नहीं होती, राइट, ये डिफरेंस समझो। तो यहाँ पे मास का जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो क्या है, केजीज है, इसका मास का, मास का यूनिट जो है वो केजी है। ओके, और भी यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, स्मॉल स्मॉल जो क्वांटिटीज होती है उनके लिए ग्राम्स भी यूज किया जाता है। तो आपको पता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं, 1 kg इज इक्वल टू हमेशा 1000 ग्राम्स होता है, इसलिए मैंने आपको कन्वर्जन्स लिखने को बोला था। ओके, और इसको ही आप 10⁻³ ग्राम्स ऐसे भी बोल सकते हो। ये ऐसा लिखना प्रेफर करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, हमेशा ये 0 0 0 बढ़ाना। इसके अलावा ये
ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये था मास के बारे में। किसी को कोई क्वेश्चन है? इजी है ये मैम सब। हाँ बोलो। 1000 ग्राम मतलब 10⁻² ग्राम आएगा ना वो? कैसे? 1000 ग्राम वो हमने वो 10⁻³ लिखा है ना वहाँ पे, हाँ सो 10⁻² आएगा ना वहाँ? हाँ, ये जो 0 है ना ये भी काउंट हाँ, करता है, क्योंकि अगर आप अच्छा 10 लिखते हो ना सिर्फ, हाँ, तो 10 को कुछ नहीं लिख सकते, पर अगर आपको 100 लिखना है यहाँ पे तो इसको आप 10⁻² कहते हो। जितने जीरोस है ना उतने काउंट किए जाते ओके मैम। हैं। ओके, सो एक्चुअली वो टेक्निकली रॉन्ग है। जैसे आपने कहा 10 मतलब ये अलग काउंट करना चाहिए, पर मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो तो ये राइट आता है ना। यस आया समझ में? इसलिए वो वैसे किया जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन इज इन्वॉल्व इन दैट कैलकुलेशन। ओके, ओके सो मैम। सो नेक्स्ट क्या है? लेंथ है नेक्स्ट। ओके, ये भी फंडामेंटल यूनिट है लेंथ का। तो लेंथ बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स में भी यूज किया जाता है। सिर्फ लेंथ मतलब आपकी स्केल नहीं होती 15 सेंटीमीटर वाली। ओके, तो लेंथ का उतना इजी नहीं होता। लेंथ इतना उसका यूज है, बॉन्ड लेंथ होती है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो उस बॉन्ड की लेंथ लेके वो तो बहुत छोटा हो गया, पर एटॉमिक जो कुछ भी उसका है, या आप कह सकते हो कि जो आपके प्लैनेट्स हैं, दो प्लैनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी लेंथ लेंथ में कैलकुलेट किया जा सकता है, सिर्फ उसके यूनिट्स अलग है। ओके, तो ऐसा यूनिट जो होता है लेंथ का वो क्या है? वो छोटे जो पार्टिकल्स है उसके लिए नैनोमीटर है, राइट? तो उसके लिए नैनोमीटर यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 नैनोमीटर जो होता है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। ओके, मतलब 1/10⁹ तो 10⁻⁹ मीटर्स जो होते हैं, तो इतना 1 नैनोमीटर होता है, तो इसलिए माइनस में करके वो अब हमने लिखा है। ओके, ऊपर जाके वो माइनस हो गए। एंड 1 पिकोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स। ओके, तो हमारा नॉर्मल यूनिट तो मीटर्स है ही। ओके, उसमें तो कोई डाउट है नहीं, मीटर है ही अपने पास। पर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज के लिए ये क्या यूज किया जाता है? नैनोमीटर्स, पिकोमीटर्स, ये यूज किया जाता है। ओके, देन थर्ड वन इज वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम जो होता है उसके लिए बहुत ही सारे अलग अलग यूनिट्स हैं। तो लिक्विड्स और गैस का जो वॉल्यूम है वो यूज किया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कंटेनर का जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो गैस का अपने आप वॉल्यूम समझ में आता है। ठीक है, सो लीटर्स में हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम को, पर हमें गैस, लिक्विड और छोटे छोटे वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने के लिए भी यूनिट्स पता होने चाहिए। तो 1 लीटर जो होता है उसका मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, उसका मतलब क्या है? 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका ही मतलब क्या है? 10⁻³ ml। इसका ही मतलब क्या? 10⁻³ ml। और इसका ही मतलब है 10⁻³ वॉट? सेंटीमीटर क्यूब। ये सब एक दूसरे को इक्वल है। ओके, ये सब एक दूसरे को इक्वल है, राइट? आया समझ में? तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब कैसे बना है बाय द वे? इजी है, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 3 डायमेंशनल लेंथ है। ओके, विड्थ है, एंड उसका जो कुछ भी डेप्थ होगी ना वो डेप्थ है। तो ये 3 डायमेंशन क्यूब से समझो आप, क्यूब से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट किया है? इसकी हमने लेंथ, ये एक अपने डायमेंशन ली है, ये एक दूसरी डायमेंशन है, और इसकी जो अंदर वाली एक जो डेप्थ वाली डायमेंशन है ना, ये तीसरी वाली डायमेंशन है। तो ऐसे 1, 2 एंड 3 ऐसे करके वो सेंटीमीटर क्यूब बना। ओके, तो दिस इज वॉल्यूम। और ये फिर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इसमें वो एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में ये क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है।
सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके लिए, ये कैलकुलेट करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कल बताऊंगी आपको कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन देती हूँ मैं आपको। तो और वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो अपना नेक्स्ट लेसन है उसमें भी वो आएगा, ठीक है, उसमें भी वो सारा आएगा, राइट। तो ये सारा पार्ट जो है ये मैं आपको कल बताती हूँ, अभी के लिए सिर्फ यूनिट समझो। देन नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो होता है डेंसिटी। तो ये भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है हर एक मैटर की। तो डेंसिटी कहाँ पे यूज करते हैं? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड है, इसको हम डेंसिटी कहते हैं, राइट। तो वेरी सिंपल, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करो और डेंसिटी आती है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। ये हमेशा ध्यान में रखो। सो इसका ऐसा यूनिट फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास का जो यूनिट है वो डाल दो, केजी है ना मास का यूनिट, और वॉल्यूम का क्या है फिर? मीटर क्यूब है। तो डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया फिर? केजी पर मीटर क्यूब। ओके, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस में करना है तो केजीस को ग्राम्स में कन्वर्ट करो और इसको एमएल में करो, तो क्या आया फिर? ग्राम्स पर एमएल। ओके, ग्राम्स पर में एमएल। और अगर एमएल नहीं पसंद तो ये लो, एमएल नहीं चाहिए तो आप सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हो। तो क्या हुआ फिर? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एंड ये, तो ये इनके यूनिट हो गए। तो ऐसे आप सेकेंडरी जो कुछ भी फैक्टर्स है उनके यूनिट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आया समझ में ये पार्ट? यस मैम। हाँ। देन लास्ट वन इज व्हाट? टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी यूनिट्स क्या है? तो टेम्परेचर क्यों कैलकुलेट करते हैं? आपको अगर स्टडी करना है कि आपका सब्सटेंस कितना हॉट है या कितना कूल है, ओके, ये अगर आपको स्टडी करना है तो आपको टेम्परेचर स्टडी करना पड़ेगा। तो 3 है स्केल्स इसके लिए। डिग्री सेल्सियस एक है, ओके, देन डिग्री फ़ारेनहाइट एक है, ओके, एंड तीसरा वाला जो है वो केल्विन है। तो हम केल्विन यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे जो केल्विन है वो ऐसा यूनिट, राइट। तो टेम्परेचर हम थर्मामीटर से यूज करते हैं। थर्मामीटर्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिजिटल होता है, एनालॉगस होता है, ठीक है, स्टिमुलस वाला होता है, देन प्रोब वाला टेम्परेचर थर्मामीटर होता है। बहुत अलग अलग टाइप होते हैं टेम्परेचर थर्मामीटर के। तो रूम मतलब बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। तो बहुत सारे जो मशीन्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उनको अटैच थर्मामीटर्स भी होते हैं, ये आपको कल बताती हूँ। ओके, तो जनरली 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका कैलिब्रेशन किया जाता है। कल आप मुझे कैलिब्रेशन का मीनिंग बताना, वो डू यू मीन बाय कैलिब्रेशन? ओके, आपके डायरी में जो आपने टर्म्स वाली डायरी बनाई ना, उसमें ये वर्ड ऐड कर दो, कैलिब्रेशन। सो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक उसका कैलिब्रेशन किया जाता है। ओके, एंड क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, राइट। तो इन दोनों के बीच में आपका थर्मोमीटर एडजस्ट होना चाहिए। आया समझ में? तो अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस कह रहे हो ना थर्मोमीटर की, तो एट दैट पॉइंट आपका वाटर फ्रीज होना ही चाहिए। और अगर आपने टेम्परेचर पे थर्मोमीटर पे 100 डिग्री सेल्सियस दिखाया, तो एट दैट टेम्परेचर योर वाटर मस्ट बी बॉइलिंग। तो इसका कैलिब्रेशन हुआ। तो मैंने थोड़ा हिंट दे दिया आपको, पर आप मुझे डिटेल में कल बताना, राइट। तो ये जो टेम्परेचर है, तो इसके लिए यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे किया जाता है फिर? अगर डिग्री फ़ारेनहाइट है और डिग्री सेल्सियस का आपको रिलेशन लेना है, तो सिंपली क्या कर सकते हो आप? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर केल्विन का डिग्री सेल्सियस में करना है तो क्या करना है? सिर्फ कि डिग्री सेल्सियस जितना भी है ना उसमें कितना 273.15 ऐड कर दो। ओके, तो ये दो फॉर्मूले यूज करो, आपको
आपके जो कन्वर्जन है वो मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस, ओके 50 डिग्री सेल्सियस मैंने कह दिया और मुझे वो कन्वर्ट करना है केल्विन में। ओके तो कैसे करेंगे, सिर्फ 50 प्लस 273.15 कर दो, आपको उसका केल्विन में मिल जाए। आया समझ में? दो फॉर्मूला आपको लर्न करने अभी के अभी। ओके Fahrenheit इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला याद करो एंड देन ये केल्विन वाला करो, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो उल्टा भी कर सकते हो ना। तो अगर आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो क्या करो, सिंपली जितना भी केल्विन है उस केल्विन में से 273.15 माइनस करो, फिर आपको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। सेम इज द केस विद दिस फॉर्मूला, इसको कन्वर्ट करो आप, तो आप उल्टा भी कर सकते हो। तो ये ऊपर वाला ज्यादा नहीं लगता, पर ये जो फॉर्मूला है ना, ये और ये लगते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखो कि डिग्री सेल्सियस में कम वाली वैल्यू होती है, इसमें छोटी वैल्यू होती है, और केल्विन में बड़ी वैल्यू मिलती है, बड़े डिजिट की वैल्यू मिलती है। तो 273.15 इसमें ऐड करना है, केल्विन में ऐड नहीं करना है, उससे माइनस करना है। तो ये ध्यान में रखो। और अभी का अभी वो जो फॉर्मूले है ना दो, तो ये अच्छे से लर्न करो ताकि आप लोगों को वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारे जो कुछ भी यूनिट्स थे उनका थोड़ा सा क्या लिया है, ओवरव्यू लिया है। तो हर एक यूनिट मेजर करने के लिए, हर एक प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए लैबोरेटरी में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे। ओके वेट लेने के लिए वेइंग मशीन होता है, तो वो वेइंग मशीन भी डिजिटल होता है, उसमें भी स्टैंडर्ड्स अटैच होते हैं, राइट। देन टेम्परेचर के लिए अच्छे अच्छे थर्मामीटर्स होते हैं, उनके भी प्रॉपर्टीज होते हैं अलग अलग। वॉल्यूम मेजर करने के लिए सिलेंडर्स, ब्यूरेट्स, पिपेट्स, ओके ये बहुत वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, अपरेटस होते हैं। ठीक है, डेंसिटी मेजर करने के लिए भी हमारे पास डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करना पड़ता है, पर डेंसिटी भी आप मेजर कर सकते हो उसमें। सिंपली कैलकुलेट करना है आपको, आपको मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, फिर आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स। ओके और जो कुछ भी केमिस्ट्री के बेसिक अपरेटस है तो वो इसके लिए हमारे काम आते हैं। ओके सो आया इतना पार्ट समझ में सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. इज देयर एनी डाउट विद दिस? No, ma'am. No. गुड गुड। मैम हाँ बोलो। मैम आप अभी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सिखाने वाले हो? नहीं लॉज कल से लेंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक पड़ता है ना पूरा। ओके मैम। हाँ तो अभी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा माइंड आपका प्रिपेयर होना चाहिए उससे। तो सारे के सारे जो लॉज है ना ये हम कर लेंगे। ओके आज के लिए सिर्फ इतना पक्का कर लो, सारे के सारे जो क्वांटिटीज है, ऐसा फंडामेंटल यूनिट्स है, वो लर्न कर लो। कल पूछूंगी मैं आपको। ओके कन्वर्जन्स सबको पता होने चाहिए, किसमें क्या कन्वर्ट किया, फॉर्मूले लर्न करो, इतना कर दो। ओके एंड देन वी विल स्टडी ऑल दी लॉज। ओके तीन चार लॉज है आपके लिए और अच्छे हैं, अच्छे अच्छे लॉज है, तो उनका स्टेटमेंट और क्या कन्वर्जन है उसमें, ये सारा पार्ट हम उसमें देखेंगे। ओके ओके मैम। यस तो वी कैन स्टॉप हियर देन।